हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं लूसेंट जी की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की, और ये क्लास होने वाली है हमारी इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम लोगों ने ये सीरीज इसलिए चलाई है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम हम लोगों ने देखा जीएस में, और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर के टॉपिक को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर डबल प्रैक्टिस है जो कि हो रही है, और आप लोग इसका यहाँ पर फ़ायदा उठाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर करें लोगों को, जिससे कि और लोग भी यहाँ पर से जुड़ सकें। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी बैच है जो कि इसको मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज वो है भारत की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका है, यहाँ पर से आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बार जो हमारी उद्देशिका है, आप लोगों को उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। पहली बात तो आप लोगों को यही ध्यान में रखनी है कि जो उद्देशिका है वही इसकी प्रस्तावना है, एक ही चीज़ है दोनों। अब आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो उद्देशिका या प्रस्तावना है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा में। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा ये उद्देशिका प्रस्तावना है जो कि संविधान सभा में पारित की गई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, जिसको हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम क्या देख लेते हैं, इसको हम भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तावना लिखी है और इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर से बहुत से सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा। देखो ये कहाँ से शुरू हो रही, देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। देखो यहीं पर आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, जो ये 3 लाइनें हैं ऊपर की। पहला प्रश्न ये बन जाता है कि हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत किससे होती है। आप लोगों को ऑप्शन दे दिए जाएंगे, समाजवादी से, पंथ निरपेक्ष से, लोकतांत्रिक गणराज्य से, या फिर हम भारत के लोग से। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है और इसकी यहाँ पर से शुरुआत होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दे रखे हैं, जैसे कि समाजवाद हो गया और पंथ निरपेक्ष। ये जो 2 शब्द थे, इसके साथ ही एक शब्द और है अखंडता, वो नीचे लिख रखा होगा, अभी हम उसको भी देखेंगे। तो ये 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द हैं जो कि 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। अभी हम लोगों ने देखा कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, और अखंडता। ये 3 शब्द हैं जो कि इसमें जोड़े गए थे। अब आगे को थोड़ा और पढ़ते हैं इस संविधान की प्रस्तावना को। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखो इसी लाइन से आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय देती है। तो ये 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना होगी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखी गई है। तो 3 तो ये होंगे ऑप्शन में, एक कोई दूसरा डाल देगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला आप लोग लाइन पढ़ेंगे हम लोग, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, देखो, विचार के बाद यहाँ पर दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, धर्म और उपासना। तो कितनी प्रकार की हो गई, 1 2 3 4 5 प्रकार की भारत की संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रताओं का उल्लेख देखने को हमको मिलता है। उसके बाद अगली लाइन देखो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
तो समानता आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है जो कि प्रस्तावना में लिखी गई है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे को पढ़ते हैं। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अखंडता शब्द आप लोग देख रहे हैं, एकता और अखंडता। तो ये जो अखंडता शब्द है ये कहाँ पर जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में। कौन कौन से? समाजवाद और अखंडता और पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है? दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये बात भी यहीं पर लिखी गई है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बन के तैयार हो चुका था। और ये लागू कब होता है? ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। और ये बन के पूरा कब होता है? तो ये 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इतनी बात है जो कि आप लोगों से ये बेसिक सा प्रस्तावना से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, इतना क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं। अब पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारत के संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आप लोगों से कहा जाएगा कि भारत के संविधान में किसको भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए प्रस्तावना, ऑप्शन ए। प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। और यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि एक ऐसा ही शब्द है जो कि और है, और वो शब्द क्या है? देखो, बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। और बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि बी आर अम्बेडकर ने किसको, किस अनुच्छेद को या फिर किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 32 को। जब बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं आएगा तब आप लोग बोलेंगे प्रस्तावना। तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर से क्लियर हुई होगी, आई होप। उसके अलावा यहाँ पर जो भारत का संविधान की प्रस्तावना है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, भारत की कुंजी के नाम से। भारत की कुंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? संविधान की कुंजी, ठीक है, संविधान की कुंजी, इस नाम से भी प्रस्तावना को जाना जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। देखो प्रस्तावना होती क्या है? जैसे अगर हम बात करें, अगर आप लोग कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं? किसी भी चीज़ को अगर आप लोग देखने जाएंगे, किसी पब्लिक प्लेस पर गए तो आप लोगों ने किसी इंसान को देखा तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे? आप लोग देखेंगे उसने पहनावा कैसा है, उसका वो दिख कैसा रहा है, वो हमें बाहर से कैसा दिख रहा है। अगर आप लोग कहीं बाइक खरीदने चले गए तो आप लोग सबसे पहले बाइक का देखेंगे कि बाहर से कैसी दिख रही है, उसका रंग कैसा दिख रहा है, चलेगी कितनी, कितना माइलेज है, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे? उसके बाहर का आवरण, ठीक है ना। जैसे अगर हम किसी शॉप में गए, कोई भी सामान हम लोगों ने देखना, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? उसका मुखौटा देखते हैं, यानी कि बाहरी आवरण देखते हैं। उसके बाद उसके अंदर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना भी है दोस्तों। सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान का मुखौटा ये है।
मुखौटा कहने का मतलब कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, इससे ये पता चलता है कि भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की, न्याय की बात की, समानता की बात की दोस्तों, तो ये सारी बातें हमको भारत के संविधान के अंदर देखने को मिलती है। धर्मनिरपेक्ष की बात देखने को मिलती है, समाजवाद की बात देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी बातें कहाँ पर लिख दी गई हैं? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना ही क्या होती है? किसी भी चीज़ का मुखौटा होती है। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रस्तावना क्या होती है किसी भी चीज़ की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अब देखो, अब आप लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? देखो, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि ये भारत है, भारत में सबसे सर्वोच्च पद पर कौन है? राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति क्या होता है? हम लोग इनका चुनाव करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति है, देश का सर्वोच्च पद पर जो बैठा व्यक्ति है, वो कैसे आ रहा है? जनता के द्वारा चुनकर आ रहा है। हम क्या करते हैं? विधायक या फिर एमएलए एमपी को चुनते हैं, और एमएलए एमपी क्या करते हैं? अंतिम में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। और जब भी किसी देश के सर्वोत्तम पद पर बैठे व्यक्ति का निर्वाचन उसकी जनता के द्वारा किया जाता है, उस राज्य को, उस देश को हम बोलते हैं गणतंत्र। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि गणतंत्र का मतलब क्या है। तो अब हम देखते हैं, ऑप्शन क्लियर आप लोगों को हो गया होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है ऑप्शन डी में, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। दोस्तों, जब भी आप लोगों को राज्य देखने को मिलेगा और आप लोग भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे होंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, तो राज्य का मतलब होता है देश से। भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है। जब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के जो शब्दावली हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो भारत एक राज्य है। अदरवाइज हम भारत एक देश बोलते हैं। लेकिन इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था की अगर हम टॉपिक की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम भारत को एक राज्य के रूप में देखते हैं, पाकिस्तान को एक राज्य के रूप में देखते हैं, अमेरिका को एक राज्य के रूप में देखते हैं। तो इस शब्द से आप लोग परिचित हो जाएं। तो ये क्या कर रहा है कि राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो हमारे देश का राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। तो ये क्या है? एक गणतंत्र देश की खासियत है, गणतंत्र राज्य की खासियत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत है एक, भारत क्या है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो दोस्तों, अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये ना ही हिंदू राष्ट्र है, ना ही हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। ये क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो कि इसके संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि भारत में क्या है? सभी धर्मों का समान रूप से यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, उन सभी को समान रूप से देखा जाएगा, और किसी भी एक धर्म को है जो कि बड़ा नहीं कहा जाएगा, ना छोटा कहा जाएगा। यानी कि सभी सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ पर निहित है, जिस कारण हम इसको एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेक्युलर। अगला यहाँ पर देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, फिर वही प्रश्न आ गया, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। ऑप्शन हम देखेंगे कि राज्य सभी धर्म के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। हमारा जो भारत सरकार है वो सभी धर्मों के खिलाफ नहीं है।
राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है? बिल्कुल नहीं, किसी एक धर्म को भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। अगला देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। हमारी जो सरकार है भारत है, यानी कि हमारी राज्य सरकार का मतलब हमारे जो केंद्र में सरकार है वो क्या है, किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती है। किसी धर्म को स्वीकार नहीं करने का मतलब ये है कि उसके लिए सारे धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्म बराबर हैं। तो ये होता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? देखो, ये फिर से वही प्रश्न आ गया कि भारत का जो राज्य है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ये किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों को साथ में लेके चलने की बात करता है। तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? यही अभी आप लोगों ने देखा, और यहाँ पर प्रश्न पूछने की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। गणतंत्र होता है, देखो ऑप्शन अब आप लोगों के लिए अलग अलग हैं। तो ये अगर आप लोगों को समझ है गणतंत्र का मतलब, तो आप लोग इसको एलिमिनेट कर ले जाएंगे, और समझ विकसित अगर आप लोगों के अंदर है तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर ले जाएंगे। तो देखो आंसर क्या हो सकता है इसका? आंसर होगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अब ये वही बात है, देखो यहाँ का राज्य का अध्यक्ष यानी कि प्रधान राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वो क्या होगा दोस्तों? वंशानुगत रूप से नहीं होगा। वंशानुगत मतलब राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, उसका बेटा राष्ट्रपति, उसका बेटा राष्ट्रपति, यानी कि वंशानुगत पद यहाँ पर राष्ट्रपति का नहीं है, यहाँ पर क्या है? निर्वाचित पद है। हम लोग, भारत की जनता क्या करती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से शब्द हैं। इनमें से हमको दो ही शब्द बताने हैं, अभी तीसरा शब्द यहाँ पर नहीं दिया है। तो कौन सा है दोस्तों? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा शब्द क्या है? अखंडता। तीसरा शब्द कौन सा है? अखंडता। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है दोस्तों? 10वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। एक बार हम आप लोगों को फिर से इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर पहली लाइन अभी हम लोगों ने देखी कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यही लाइन तो उसने लिखी है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। तो ऑप्शन आप लोगों का 10वां प्रश्न हम लोग कर रहे थे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत का कौन सा शब्द है जो कि उद्देशिका में नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कौन सा शब्द है जो कि नहीं लिखा गया है। तो समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये भी है, लेकिन लोक कल्याण यहाँ पर शब्द उद्देशिका में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक कल्याण। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। जो कल्याणकारी राज्य होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, ये हमको बताना है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है ना, हमारे जो संविधान में लिखे गए हैं, उसका मतलब है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। और कल्याणकारी राज्य का मतलब है जो हमारे देश के गरीब जनता है उनका कल्याण, उनको मुख्य धारा में लाना, उनका कल्याण करना, ये हमारे कल्याणकारी राज्य का एक उद्देश्य है। तो कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों।
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में माना गया जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है गणराज्य के रूप में? क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो एक ही प्रश्न कितनी तरीके से पूछ लिया है आप लोगों ने अब यहाँ पर समझ लिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है ये हमको बताना है। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। और इस बात को हम भी थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने देखा था, वही प्रश्न है जो कि दोबारा रिपीट हो रखा है। देखो कैसे, फिर से मैं उद्देशिका में आप लोगों को लेके चलता हूं और उद्देशिका में हम लोग देखेंगे। देखो ये बात कर रहा है प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, और यही प्रश्न वहां पर नीचे पूछ रखा है। देखो ये ठीक है, प्रभुत्व संपन्न यानी कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि सेकुलर शब्द के अर्थ हम लोगों को बताना है, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो सेकुलर, अभी हम लोगों ने इस बारे में बहुत से बारे डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा डिस्कस किया अभी हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या है, सभी नागरिकों को, जो हमारे देश के सभी नागरिक हैं, उनको नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यानी कि कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। ये क्या है, एक सेकुलर होने का अर्थ है। और सभी धर्म हैं जो कि समान हैं राज्य की नज़रों में। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पर कूट है जो कि हम लोगों को देखना है। ये 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये बिल्कुल गलत है, 42वें द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा हो जाएगा दोस्तों। पहला और तीसरा हमको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 18वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? दोस्तों जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें हम लोगों ने देखा हम भारत के लोग लिखा है, इसका मतलब इंग्लिश में है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो भारत का संविधान का निर्माण किया है वो भारत की जनता के द्वारा किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है। ये है हम भारत के लोग, और भारत के संविधान की जो शक्ति है वो जनता पर निहित है। यानी कि सर्वे शक्तिमान कौन है? जनता है। जनता ही है जो कि सबसे सर्वोपरि है। इसका मतलब होता है हम भारत के लोगों का मतलब। अब आप लोग कहेंगे कि संविधान का निर्माण तो संविधान सभा के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों वो संविधान सभा का निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा ही किया गया था, और जब भारत की जनता के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था तो इसका मतलब क्या है कि भारत की जनता के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि वो चुने हुए तो हमारे ही लोग हैं, हम ही लोगों ने चुन रखे थे। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे की ओर। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद दोस्तों इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय। कोई एक राज्य है, राज्य मतलब देश है, और देश में विभिन्न प्रकार की लोग रहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, और अमीरी गरीबी सब कुछ है यहाँ पर। तो दोस्तों क्या है कि बैलेंस होना चाहिए। जो भारत के यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, भारत के जो संसाधन है, संपत्ति है, उन पर क्या होगा, हर किसी एक का समान रूप से वितरण किया जाएगा। यानी कि भारत के जो संसाधन है उन पर समान रूप से क्या होगा, हर एक व्यक्ति का, हर एक जो जनता है उसका अधिकार होगा। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय उनको मिलेगा। तो हम जब भी समानता की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय वहाँ पर होगा, और सामाजिक न्याय होगा तो वही समाजवाद का सही अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया?
तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था ये अब आप लोगों को याद हो गया होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से, ये भी आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो भारत का संविधान है वो किस देश से नहीं लिया है, किस देश के संविधान से हम लोगों ने नहीं लिया है। तो चीन की क्रांति इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग देख रहे हैं 1912, तो चीन की क्रांति का प्रभाव यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। बाकी फ्रांसीसी क्रांति बिल्कुल देखने को मिलता है, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ये सभी का है प्रभाव भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य है। भारत क्या है दोस्तों? अभी हम लोगों ने देखा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 25वां प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्श दोस्तों हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना ही है जो कि संविधान का मुखौटा है। तो इसके जो आदर्श निहित होंगे वो कहाँ पर निहित होंगे? संविधान की प्रस्तावना में निहित होंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 1976 जो कि 42वां संविधान संशोधन है, किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, ये सभी जोड़े गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। तो क्या ये बात सही है? नहीं है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष तो 1976 में जोड़े गए थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी देखो, उक्त शब्द 1976 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, 28वां प्रश्न आज का। और 28वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो कौन सा लोकतंत्र है जो कि भारत के संविधान ने अपनाया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। अब यहाँ पर देखो, लोकतांत्रिक गणराज्य भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लोकतांत्रिक राजतंत्र भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, राजतंत्र का मतलब होता है जहां पर राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, यानी कि वंशानुगत पद चलता रहेगा, उसको हम राजतंत्र बोलते हैं, जो कि इंग्लैंड में देखने को मिलता है। लेकिन भारत में क्या है? गणतंत्र है, यानी कि यहाँ का प्रधान चुन के आता है, यहाँ का सर्वोच्च पद चुनकर आता है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो लोकतंत्र को दोस्तों राजनीतिक राजतंत्र से जोड़ा गया है, लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र से, सामाजिक राजतंत्र से, या उपयुक्त सभी। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने है। आपका अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग होमवर्क से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ये प्रश्न भी आप लोगों को मैंने करा ही दिया है, समझो, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो आप लोग इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।